प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले केमिस्ट्री के 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा। ओके जी, चलो जी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो सभी बच्चे आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल में कणों की व्यवस्था प्रदर्शित करता है वो कहलाता है। अब आपको बताना है कि बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल में कण क्या हो सकता है सर? अणु होगा, परमाणु होगा, या तो आयन होगा। कणों की व्यवस्था जो प्रदर्शित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आकाशीय जालक कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में स्पेस लैटिस कहते हैं। बच्चों सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मात्र 70 ऑब्जेक्टिव करेंगे और सारा ऑब्जेक्टिव बोर्ड लेवल का होगा। बच्चों देखो दूसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? बच्चों लगातार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमोर्फस सॉलिड। कौन सा होगा सर? क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है, SiO2 जो होता है, ये हमारा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके बच्चों, आप अपना स्कोर लास्ट में बताओगे कि इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो। मानो एग्जाम का पेपर आपके सामने रख दिया गया हो और आपको बनाते चलना है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, बताओ बच्चा पाती उत्कृष्ट गैसें रासायनिक दृष्टि से अक्रिय होती है क्योंकि। अब आपको बताना है उत्कृष्ट गैसें रासायनिक दृष्टि से क्यों अक्रिय होती है। क्योंकि बच्चा पार्टी इनके संयोजी सेल पूर्णतः क्या होते हैं सर? भरे हुए होते हैं। यानी कि 3 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर सवाल देखो बच्चों, ये रहा प्रश्न, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात प्राप्त पहला अवयव क्या होगा? देखो बच्चों कई बार हमने बता चुका है, प्राइमरी अल्कोहल यानी कि बच्चों RCH2 और OH हो जाएगा। ये सर क्या होता है? ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसका अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं बच्चों, तो प्राप्त पहला अवयव जो होता है वो एल्डिहाइड होता है। अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं बच्चा पार्टी, तो वो जो बनता है वो RCOOH बन जाता है। यानी कि बच्चों प्राप्त पहला अवयव क्या होगा? देख रहे हो ना, RCHO, जिसे हम लोग एल्डिहाइड करते हैं। यानी कि R क्या है सर? R एक एल्काइल ग्रुप होता है। करेक्ट आंसर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। बच्चों एक बार पूछ दिया गया था कि ये एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना है। चलो 5वां नंबर सवाल का जवाब बता दो बच्चा पार्टी, बताओ जल्दी से बताओ। वह बहुलक जिसमें एमाइड बंधन होता है कौन सा है बच्चों? वह बहुलक जिसमें एमाइड बंधन होता है उसका नाम क्या है सर? उसका नाम होता है नायलॉन 66। क्या होता है? नायलॉन 66। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी? कोई भी दिक्कत हो कमेंट करो ना भाई मेरे। चलो आगे बढ़ते हैं 6 नंबर सवाल। और हाँ बच्चा पार्टी, आज जितने भी बच्चे जुड़े हुए हो सभी बच्चे क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो बच्चा पार्टी सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। डेली क्लास का टाइम शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे होता है। ओके देखो ये पूछा जा रहा है कि एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है, हमने क्या बताया था? क्रिस्टलीय ठोस दीर्घ परासी होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस लघु परासी होता है। क्रिस्टलीय ठोस असमदैशिकता को दर्शाता है और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिकता को। यानी कि बच्चों क्रिस्टलीय ठोस क्या होगा सर? दीर्घ परासी होगा। ये इसका क्या होता है? दीर्घ परासकोटि होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल को देखते हैं बच्चा पार्टी। ये देखो टेफ्लॉन और नियोप्रीन किसके उदाहरण है? टेफ्लॉन और नियोप्रीन जो बच्चों उदाहरण है, आपको याद रखना है ये समबहुलक का उदाहरण है। किसका है बच्चों? ये समबहुलक का उदाहरण है। 7 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखो, पायरानोज वलय में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? पायरानोज वलय में बच्चों कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो सर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। राइट आंसर बी होगा।
ओके बच्चों, सारे प्रश्नों को एक एक करके आंसर लगाते चलना है और याद भी करते चलना है। चलो 9 नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चों। निम्नांकित शुगर में सबसे मीठा कौन होगा? सबसे मीठा बच्चों कौन सा? फ्रक्टोज होता है क्या सर? निम्नांकित शुगर में जो सबसे मीठा होता है उसका नाम हो जाता है फ्रक्टोज। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 10 नंबर सवाल देखो। आणविक अवस्था में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? आणविक अवस्था में बच्चों फास्फोरस P4 के रूप में ये प्रेजेंट होता है। करेक्ट आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस रूप में बच्चों? आणविक अवस्था में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 11 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है बच्चों। आंसर लगाना शुरू कर दो। केराटिन संरचनात्मक प्रोटीन किस में उपस्थित रहता है? बताओ बच्चों, केराटिन संरचनात्मक प्रोटीन किस में प्रेजेंट होता है? तो सर बाल में भी होता है, ऊन में भी होता है, रेशम में भी होता है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखो ना। निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक का उदाहरण नहीं है? बच्चों बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं को पढ़ना भूल जाते हैं और गलत करके चले आते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। देखो योगात्मक बहुलक पूछा ना बच्चों, आप लगाओ सर योगात्मक एडिटिव पॉलीमर हमसे अगर पूछा गया है वो नायलॉन 66 होता है। क्या होता है सर? नायलॉन 66। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 13 नंबर सवाल देखो। निम्न में से कौन सा क्रिस्टल फ्रैंकल दोष प्रदर्शित करता है? देखो बच्चों ये AGBR जो होता है ये फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों दोष प्रदर्शित करता है, लेकिन हमसे सिर्फ फ्रैंकल दोष पूछा गया तो AgCl लगाएंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 14 नंबर सवाल देखो बच्चों। 14 नंबर सवाल है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा होगा? सबसे कम घुलनशील गैस हीलियम होता है। सबसे कम घुलनशील कौन है सर? हीलियम हो जाएगा। 14 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 15 नंबर सवाल देखो। अणुचुंबकीय उत्पन्न होने का कारण है। अणुचुंबकीय उत्पन्न होने का कारण क्या होता है? यह होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण बच्चों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे कि देख रहे हो ना O2 यानी कि ऑक्सीजन हमारा क्या होता है बच्चों? ये अणुचुंबकीय होता है। याद रहे बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन क्या होता है? अणुचुंबकीय होता है। लेकिन बच्चों जानते हो O3 जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ओजोन कहते हैं। और ये क्या होता है? ये प्रतिचुंबकीय होता है। क्या होता है सर? याद रहे ये हमारा प्रतिचुंबकीय होता है, क्योंकि हमारे इसके पास क्या होता है? कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है बच्चों, यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखो। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बच्चों हम लोगों ने राउल्ट के नियम के अनुसार पढ़ा है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसके बराबर बच्चों? विलय के मोल प्रभाज के बराबर। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो 17 नंबर सवाल का जवाब लगाओ। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन जो कहलाता है वो फॉर्मेलिन कहलाता है। सर क्या कहलाता है सर? फॉर्मेलिन कहलाता है। याद रहे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। ये रहा 18 नंबर सवाल आपके सामने और आपको लगाना है आंसर। देखो आदर्श विलयन के लिए निम्न में कौन सा सही है? यहाँ पे सही पूछा गया है। आदर्श विलयन क्या होता है? सभी तापों एवं सांद्रणों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखो बच्चों आदर्श विलयन में जो होता है वो डेल्टा H मिक्स बराबर 0 होता है, यानी कि बी भी सही है, और डेल्टा भी मिक्स बराबर भी 0 होता है। लेकिन इसके अपोजिट जो होगा वो अनादर्श विलयन होगा बच्चों, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या कहती है बच्चा पार्टी? एक बार लगा दो बच्चों, आंसर को लगाने में कंजूसी नहीं करना है, तभी तो याद हो पाएगा ना। चलो 19 नंबर सवाल का जवाब लगाओ। देखो पूछा जा रहा है जिस प्रक्रिया द्वारा तनु विलयन का विलय किसी अर्धपारगम में झिल्ली को स्वतः पार कर सांद्र विलयन में प्रसारित होता है उसे क्या कहते हैं? बताना है बच्चा पार्टी। जिस प्रक्रिया द्वारा तनु विलयन का विलायक किसी अर्धपारगम में झिल्ली को स्वतः पार कर सांद्र विलयन में प्रसारित हो जाता है उसे सर हम लोग क्या कहते हैं? ये परासरण कहते हैं, यानी कि ऑस्मोसिस कहते हैं। सर राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो ना आगे बढ़ते हैं। और बच्चा पार्टी मैं बता दूं परासरण की घटना को प्रदर्शित करने के लिए बच्चों सर्वप्रथम एबे नॉले ने कब 1748 में यह प्रयोग भी किया था। याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 20 नंबर सवाल है। समुद्री जल को लवणहीन
लवणहीन करने की विधि है? उल्टा परासरण बच्चों, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। समुद्री जल को लवणहीन करना है तो उल्टा परासरण का उपयोग कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखिए बच्चा पाठी, जब मेथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करता है तब गैस निकलते, उस गैस का नाम बताओ बच्चों। जब मेथिल एमीन जो है नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करता है बच्चों तो नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और 22 नंबर सवाल देखो, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में किसका बहुलक है? यहाँ पे देखो नेचुरल पॉलीमर है बच्चा पार्टी, बताओ नेचुरल रबर है ये किसका ये बहुलक होता है, ये बताना है। ये होता है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। राइट आंसर हमारा क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो ये क्लास तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए बच्चा पार्टी, दोनों मीडियम वाले क्या करेंगे? आंसर को लगाएंगे। किसी विद्युत रासायनिक सेल में ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण सर एनोड पर होता है, और ये अवकरण जो होता है ना सर, अवकरण जो होता है ये कैथोड पर होता है। ये भी याद रहे, अगर अवकरण पूछे कैथोड लगाना है, ऑक्सीकरण पूछे एनोड लगा देना है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल देखो, SN1 अभिक्रिया कितने पदों में होती है? SN1 अभिक्रिया है ना बच्चों, ये होती है कितने पदों में सर? 2 पदों में होती है। यानी कि 24 नंबर सवाल का जवाब कहेंगे सर हमारा सही आंसर सी हो जाएगा 24 का। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, बड़ा ही आसान सवाल है सर। देखो ना, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है? एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करना है तो बताओ कौन सा होगा बच्चों? फेलिंग विलयन के द्वारा हो सकता है। राइट आंसर ए होगा 25 का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल का जवाब लगाओ, निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? अब है पूछा गया बच्चों, लगा दो क्या होगा इसका सही आंसर। तो हमने क्या बताया था बच्चों? हमने बताया था ये हमारा सेफ्लोस्पोरिन होता है, टेट्रासाइक्लिन होता है, क्लोरमफेनिकोल होता है। यानी कि हमारा जो मिल रहा है क्लोरमफेनिकोल मिल रहा है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रहे ये दो जो एग्जांपल हमने अलग से बताया, कौन सा? सेफ्लोस्पोरिन और उसके बाद टेट्रासाइक्लिन बच्चों, ये हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का ही उदाहरण है, याद रखना आप सब। चलो 27 नंबर सवाल का जवाब लगाओ। हमें जानना है कि आप लोग क्या लगाओगे। हमारे शरीर में आमतौर पर निम्नलिखित में किसका उत्पादन नहीं होता है? शरीर में जिसका उत्पादन नहीं होगा वो विटामिन होता है बच्चों, क्योंकि विटामिन कहीं शक्ति से नहीं आता है, एकदम भगवान नहीं भेजते बच्चों। ये हम लोग भोजन के द्वारा ग्रहण जो भोजन करते हैं उसी से हम लोग विटामिन पाते हैं। कौन सा? कोई भी विटामिन हो, विटामिन ए हो, बी हो, जो भी हो बच्चों, वो हमें प्राप्त होता है बच्चों। यानी कि राइट आंसर ये हमारा भोजन के अनुसार ये डिपेंड करता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर बढ़िया बढ़िया चीज खाएंगे तो एकदम मोटा जाएगा ना भाई, वही वाला बात हो गया। और याद रखना विटामिन जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। याद रहे बच्चों, एग्जाम में आया हुआ है, पूछेगा जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, आप बताओगे सर बी कॉम्प्लेक्स सी होता है। पूछेगा वसा में कौन सा होता है, सर ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। यानी कि बच्चों ये वसा में हो गया और ये जल में हो गया। दोनों को याद रख लो बच्चों, क्योंकि याद रखने से कोई खराबी नहीं ना होगा भाई, एग्जाम में नंबर बढ़ जाएगा, बस यही हो जाएगा। चलो 28 नंबर सवाल देखो, निम्न में से कौन सा क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है? डीएनए में लेकिन उपस्थित नहीं होता है, तो डीएनए में कौन कौन सा होता है पहले जानना पड़ेगा ना भाई मेरे। देखो एक होता है आरएनए, तो आरएनए में भी जान लेंगे कौन कौन सा होता है। अगर डीएनए की बात हो बच्चों तो एडेनिन होता है, सर गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है, यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो गया, साइटोसिन हो गया, उसके बाद हमारा थायमिन होता है। लेकिन उसी जगह बच्चों आरएनए में जो होता है एडेनिन भी होता है, गुआनिन भी होता है, साइटोसिन होता है, लेकिन लास्ट में यूरासिल लग जाता है। यानी कि देखो बच्चों डीएनए में जो होता है ये साइटोसिन नहीं होता है, ये यूरासिल नहीं होता है। तो यहाँ पे यूरासिल कैसे आ गया सर? क्योंकि ये तो आरएनए में होता है और यही हमसे पूछा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखो डीएनए वाला एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन ये सब है ना, लेकिन ये यूरासिल इसमें नहीं होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 29 नंबर सवाल देखो, बता दो बच्चा पार्टी मजा आ रहा है कि नहीं? आज तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ ग्वानिन क्या होता है सर? ये हमारा नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है। 29 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा सर? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 30 नंबर सवाल को देखते हैं। 30 नंबर सवाल है, सल्फर के साथ रबर को गर्म करना क्या कहलाता है? सल्फर के साथ रबर को गर्म कर रहे हैं तो वो जो कहलाता है बच्चों वो वल्कनीकरण कहलाता
कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? वल्कनीकरण कहलाता है, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर सवाल का जवाब बताओ हमें। 31 नंबर सवाल है, फेन उत्प्लवन विधि में प्रयुक्त होता है कौन सा? फेन उत्प्लवन विधि में ये चीड़ का तेल प्रयुक्त होता है बच्चों, कौन सा? पाइन ऑयल बच्चों, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं ना, 32 नंबर सवाल देखो। 32 नंबर सवाल है, धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को क्या करता है? धनात्मक उत्प्रेरक। और बच्चा पार्टी मेन बात मैं बता देना चाहूंगा कि हमारे इसी ही वीडियो को बहुत सारे चैनल पे अपलोड कर करके बहुत सारे भाई जो है अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं और उसमें नोट्स के लिए अपना नंबर ऐसे दे रहे हैं, तो बच्चों उस पे भरोसा नहीं करना है। हमने क्या बताया? विद्या आनंद पे सिर्फ इस पे आपको जो चीज मिले सिर्फ वही करो भाई मेरे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर आपके नाम पे बहुत सारे बच्चे ये हैं जो कॉल करते कि नोट्स ले लो, तो भाई किसी को कॉल आपको नहीं करना है, क्योंकि हमारा विद्या आनंद का जो प्लेटफॉर्म है वो यही है, सिर्फ और सिर्फ यही होता है, कहीं पे भी फंसना नहीं है भाई मेरे। इसलिए मैं समझा दिया और क्लास में बोलना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे चैनल पर जो हमारा ये भी वीडियो अपलोड होता है उस पर भी व्यूज चला जाता है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें ये फंस जाएंगे ना, तो हमने बता दिया बच्चों। तो सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। देखो धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को क्या करता है? देखो पहले तो उत्प्रेरक का कार्य है कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना भी और घटाना भी। अगर धनात्मक उत्प्रेरक है तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, और अगर ऋणात्मक उत्प्रेरक होता तो अभिक्रिया की ये दर को घटा देता। बच्चों दोनों को याद रख लो। अभी का तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा ना। चलो बच्चा पार्टी एक बार क्लास को इसी बात पे लाइक कर दो जल्दी जल्दी से बच्चों। क्लास को लाइक नहीं करते हो तो मजा नहीं आता है। एक बार सभी बच्चे लाइक कर दोगे तो एकदम ऊर्जा जो भाई 2 गुना में एकदम पढ़ाने लगेंगे। देखो रेडियोधर्मी विघटन अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है? रेडियोधर्मी वाला प्रथम होता है। लेकिन बच्चों एक चीज याद रखोगे, अगर प्रकाश की उपस्थिति में कोई अभिक्रिया हो रहा है और उसका कोटि पूछे तो वो हमारा अगर सनलाइट की उपस्थिति में हो वो हमारा हमेशा 0 होता है बच्चों। एकदम शून्य कोटि वाला लगा के आओगे एग्जाम में, सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? ऑक्सीकारक पदार्थ बच्चों फ्लोरीन होगा। लेकिन अगर पूछे अवकारक वाला, क्या पूछेगा सर? अगर अवकारक पूछेगा तो क्या लगाएंगे? I2 लगा के चले आएंगे तो करेक्ट हो जाएगा। चलो 35 नंबर सवाल को देखते हैं। पूछा जा रहा है डाई एथिल ईथर एवं मेथिल प्रोपिल ईथर क्या है? डाई एथिल ईथर एवं मेथिल प्रोपिल ईथर जो होता है मितावयवी होता है। 35 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा 35 का। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल का जवाब बताओ। फिनोल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर, फिनोल भैया को जस्ता के चूर्ण के साथ उबाला जाता है तो क्या बनेगा? फिनोल का क्या होता है बच्चों? C6 होता है सर, H5 होता है और OH होता है, यानी कि बेंजीन रिंग के साथ अगर OH को जोड़ देंगे ये हमारा फिनोल बन जाता है। इसको अगर जस्ता के चूर्ण के साथ उबालते हैं सर तो ये क्या बनेगा? जल्दी से बताओ 36 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? ये बन जाता है C6H6 प्लस में हमारा H2O का निर्माण हो जाता है। अब बताओ बच्चों क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आप लगाओगे सर वो हमारा बेंजीन प्राप्त होता, C6H6 वाला बात हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 37 नंबर सवाल देखो, एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल में विभेद किया जाता है बच्चों, अंतर किसके द्वारा किया जाता है? यह होता है आयोडोफोम परीक्षण के द्वारा, आयोडोफोम टेस्ट के द्वारा। सर राइट आंसर डी होगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल देखो, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से क्या प्राप्त होगा बच्चा पार्टी? 38 नंबर सवाल का जवाब बता दो। एसीटोन होता है। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से जो प्राप्त होगा बच्चों एसीटोन होता है। 38 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल देखो, एथिल अल्कोहल की ऑक्सीकरण से क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बच्चों क्या बनता है? जल्दी से बताओ फटाफट से बच्चा पार्टी। एथिल अल्कोहल है ना, लगा दो क्या होगा सही आंसर? एथिल अल्कोहल बच्चों यानी कि क्या लगाओगे? यहां पे याद रखना है C2H5 और OH है बच्चों, क्योंकि अल्कोहल भी है तो OH हम लगा देंगे। अब इसका क्या कराया जाता है बच्चों? ऑक्सीकरण कराया जाता है, ऑक्सीडेशन कराया जाता है, तो हमारा निर्माण होता है CH3 और COOH, यानी कि बच्चों इसका नाम बोले तो एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है सर? एसिटिक अम्ल होता है। राइट आंसर बी होगा। बच्चा पार्टी आंसर लगाने की जिम्मेवारी आपकी है, बस याद
याद कराने की गारंटी हम ले लेते हैं, बस आंसर लगाते चलो, हमारे साथ बोलते चलो। देखो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? सोडियम एसीटेट को हम क्या कर रहे हैं? सोडा लाइम के साथ गर्म करने तो मेथेन बनता है बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 41 नंबर सवाल है, फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल की अपेक्षा क्या होता है सर? स्ट्रॉन्ग होता है। फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल की अपेक्षा क्या होता है सर? प्रबल होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये प्रबल खाने वाला प्रबल नहीं है बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग वाला प्रबल है। चलो आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल देखो, प्राइमरी अमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? एक हमारा क्या होता है सर? 1 डिग्री, जिसे हम लोग प्राइमरी अमीन कहते हैं, जो कि हमारा क्या होता है? NH2 होता है सर। क्या होता है सर? RNH2 होता है। यानी कि राइट आंसर हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर पूछे 2 डिग्री वाला तो क्या लगाओगे बच्चों? ये इसमें 2 R लगता है, 2 एल्काइल ग्रुप होता है, जैसे RR हो गया, उसके बाद हमारा क्या होगा बच्चों? NH, ये हमारा NH हो जाता है। ये क्या होता है सर? ये इसके लिए 2 डिग्री वाला होता है। अगर हमें पूछे 3 डिग्री, यानी कि ये हमारा ट्राहाइड्रिक यानी कि टर्शियरी पूछे बच्चों, तो क्या होगा? यहाँ पे हमारा क्या होगा? इसमें 3 गो R लग जाएगा, 3 गो एल्काइल ग्रुप लगेगा ना, यानी कि एक N हो गया, उसके बाद इधर R लगा दो, या फिर 3 इधर ही लगा देते बच्चों, एक R इधर लगा दो, एक R इधर लगा दो, या क्या होता बच्चों? ये 3 डिग्री वाला होता। हमें तो ये वाला पूछा, तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो 43 नंबर सवाल देखो, एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर क्या बनता है बच्चों? एथिल एमीन की अभिक्रिया बच्चों नाइट्रस अम्ल से कराने पर हमारा बनता है एथिल अल्कोहल बच्चों। इसे हम लोग एथेनॉल भी कह सकते हैं। चलो 44 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने ये वाला प्रश्न आ चुका है कि निम्न में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो टॉलेंस अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है? देने वाला फ्रुक्टोज होता है सर, कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ पे ग्लूकोज भी नजर आ गया, तो ये ग्लूकोज भी होता है, यानी कि हम कहेंगे सर बी और सी हो जाएगा। ऐसे बच्चों एग्जाम में ऐसे नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया होगा ये टाइप करने में, इसमें फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों हो जाएगा, याद रखना बच्चों। ओके चलो 44 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा, फ्रक्टोज में क्रियाशील मूलक कौन होता है? फ्रक्टोज में कीटोन होता है। लेकिन बच्चों अगर ग्लूकोज में पूछे तो एल्डिहाइड लगा के चले आओगे तो करेक्ट हो जाएगा। फ्रक्टोज में क्या होता है? कीटोन होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 46 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन है जो वसा में विलय है? बच्चों हमने बताया है कि नहीं, एक बार बता दो क्या होगा? वसा में विलय A D E K और जल में विलय B और C होता, तो ये हमारा जल में विलय होता, ये भी जल में है, तो इनमें से सभी तो हम लगा नहीं सकते। चलो 47 नंबर सवाल का जवाब लगाओ। एंटासिड की प्रकृति होती है, बताओ बच्चों, द नेचर ऑफ एंटासिड इज, कौन सा होगा? क्षारीय होगा क्या? राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो 48 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न, बताओ अत्यधिक दर्द में एनाल्जेसिक के रूप में निम्न में किसका उपयोग किया जाता है? अत्यधिक दर्द में एनाल्जेसिक के रूप में जो यूज होता है वो मॉर्फिन भैया का होता है। किसका होता है सर? ये मॉर्फिन क्या होता है? ये निद्रा मतलब ये नींद को लाने वाला दवा होता है। अगर अत्यधिक दर्द है तो नींद लाने की भी दवा खा सकते हैं बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल देखो। 49 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन एंटीसेप्टिक है बच्चों? आयोडीन भी होगा, साबुन भी होगा, एथेनॉल भी होगा, ये सब हमारा एंटीसेप्टिक है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 49 नंबर सवाल का जवाब, अगर बी लगा रहे हो बच्चा पार्टी करेक्ट हो जाएगा, चिंता नहीं करो। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल देखो, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है और आपके बोर्ड एग्जाम के बड़े ही प्यारे से क्वेश्चन है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? सर गैंग कहते हैं, या फिर इसी बात को अधात्री भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं सर? अधात्री कहते हैं, याद रखना है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक धातुओं का यह हमारा मिश्रण जो होता है वो मिश्र धातु होता है। चलो निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? नहीं वाला बात हुआ सर, मैग्नीशियम लगा लेंगे। मैग्नीशियम प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं होता। 51 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो बच्चा पार्टी एकदम मजेदार क्वेश्चन है आज के क्लास में, देख लो। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? नहीं देखो बच्चों, CuFeS2 सर कॉपर पायराइट बिल्कुल सही है, तो हम सही मार देंगे। H2S2O7 सर ओलियम का भी सूत्र एकदम सही है। CCl2F2 जिसे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर फ्रियोन कहते हैं सर, ये भी सही है। ये HGS बच्चों, HGS से पता चलता है गैलेना होता है क्या? HGS तो सर हमारा क्या होता है? HGS जो होता है ये सिनेबार का सूत्र है। HGS क्या होता है सर? सिनेबार होता है। और गैलेना का क्या होता है? PBS होता है। तो बताओ बच्चों ये कभी भी मिल सकता है क्या? राइट आंसर हमारा डी होगा, जो कि गलत है। और यही वाला सही नहीं वाला पूछ गया था। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखना बच्चों, HGS सिनेबार
क्षार को कहते हैं और गैलेना का PbS होता है जो कि लेड का ये अयस्क होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल देखो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई कितनी है? बच्चों हमने क्या बताया था, अगर आपके सामने आए, क्या आए सर, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो इसकी लंबाई 1.54 एंगस्ट्रम हो जाती है। अगर पूछे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो इसकी लंबाई 1.34 एंगस्ट्रम हो जाती है। और अगर बच्चा पार्टी पूछे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई तो इसकी लंबाई है 1.20 एंगस्ट्रम। अब हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 1.20, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एकदम क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। देखो अगर सिंगल बॉन्ड हो तो 1.54 ये वाला लगाना, और अगर डबल बॉन्ड हो तो ये वाला लगा देना ना, और अगर सिंगल ये ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये वाला लगा देना। बच्चों एकदम समझ तो आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 54 नंबर सवाल है, XeF4 का आकार कैसा होता है? सर वर्ग समतलीय होता है, जिसे हम लोग हिंदी में स्क्वायर प्लेनर कहते हैं। करेक्ट आंसर बी होगा। हिंदी में नहीं भाई, इंग्लिश में ही स्क्वायर प्लेनर कहते हैं, हिंदी में वर्ग समतलीय कहते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं मास्टर साहब, तो एकदम चलो आगे बढ़ते। ये रहा बच्चा पार्टी, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? ग्रुप का तत्व संक्रमण तत्व बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट वाला बात हो रहा है क्या, यानी कि डी ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर अंत संक्रमण तत्व पूछे यानी कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट पूछे तो वो एफ ब्लॉक। हम लोगों ने पढ़ा है ना 4F ऊर्जा स्तर जो होता क्रमिक रूप से किसमें, लेंथेनाइड में भरता है, और अगर 5F वाला हो तो एक्टिनाइड में भरता है। ये दोनों हमने बताया था ना बच्चों, याद है कि नहीं, भूल जाते हो क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल देखो, ये रहा, मेलाकाइट किसका अयस्क होता है? सर कॉपर का होता है। मेलाकाइट किसका अयस्क? सर कॉपर का है। अच्छा बच्चा पार्टी ये बताओ तो मेलाकाइट का सूत्र क्या होता है? किसी भी बच्चे को पता हो तो हमें चैट सेक्शन में बता दो। मेलाकाइट का जो सूत्र होगा सर वो क्या होगा? जो भी बच्चे बता दोगे उसको तो भाई एकदम शाबाशी देते हैं। देखो क्या होता है सर, Cu होता है, उसके बाद CO3 होता है, इन2 में भी होता है। बच्चा पार्टी घबराइयो मत, देखो यहाँ Cu हुआ और उसके बाद OH लग जाता है और होल 2 हो जाता है। ये किसका है सर? मेलाकाइट का। इतना बड़ा सूत्र होता है, लेकिन बच्चों याद रख सकते हो तो जरूर याद रखना। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मेलाकाइट का सूत्र कौन सा है, तो CuCO3 इंटू CuOH का होल 2 याद रहेगा बच्चों। अभी का तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल देखो, हेमेटाइट किसका अयस्क होगा? अब हेमेटाइट का भी सूत्र पूछ सकता है ना सर। हेमेटाइट जो कि एक ऑक्साइड अयस्क होता है, क्या होता है सर? Fe2O3 होता है सर, यही वाला तो हेमेटाइट है, यानी कि ये हमें Fe दिख रहा है, लोहा का अयस्क होगा ना। करेक्ट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो बच्चा पार्टी एकदम समझ के क्लास करो तो केमिस्ट्री एकदम हलवा वाला बात हो जाता है। चलो 58 नंबर सवाल देखो, गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है सर? गैल्वेनिक सेल में एनोड का काम ऋणात्मक इलेक्ट्रोड में होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 58 नंबर सवाल का जवाब हम कहेंगे सर 100% करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 59 नंबर सवाल देखो बच्चों, यही लेवल एकदम एग्जाम में होना चाहिए। ये घबराना नहीं है कि सर ए होगा कि बी होगा, एकदम पूरा का पूरा यकीन होना चाहिए कि ए होगा तो ए होगा, बी होगा तो बी होगा। देखो निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सर कॉपर होगा तो कॉपर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 60 नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है? बच्चों जिसकी चालकता चालक और अचालक के बीच होती है उसे अर्धचालक कहते हैं, और ये हमारा सिलिकॉन बहुत दिन से एग्जाम्पल होते आ रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 61 नंबर सवाल देखो बच्चों, निम्न में कौन सी सांद्रण इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है? ताप पर निर्भर नहीं करती है बच्चों, यानी कि हमने पढ़ा है कि निम्नलिखित में कौन सा है जो ताप से स्वतंत्र होती है, ऐसा वाला बात पढ़े ना बच्चों। मोललता के बारे में यही वाला बात सुने हो ना, जिसका क्या होता है मोल पर केजी वाला में यही वाला बात होता है सर। करेक्ट आंसर सी होगा। प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। चलो 62 नंबर सवाल का जवाब हमें बता दो, लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है? यहां पे देखो बच्चे, लोहे पे जंग लगाने की बात हो रहा है, आर्द्र वायु हो जाएगा। इसे आर्द्र वायु में रख दो, एकदम जंग लग जाएगा। चलो 63 नंबर सवाल का जवाब हमें बताओगे क्या बच्चों? एस ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? एस वाला बात है सर गोलीय हो जाएगा। अगर डी ऑर्बिटल होता तो डबल डम्बवेल लगाते, अगर ये डम्बवेल पी ऑर्बिटल वाला होता तो डम्बवेल लगाते, लेकिन सर सीधा एस वाला पूछा, गोलीय लगाएंगे एकदम निकल लेंगे क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। चलो 64 नंबर सवाल देखो, पोटास एलम क्या होता सर? ये डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। पोटास एलम क्या होता सर? डबल सॉल्ट का एक एग्जाम्पल है।
64 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये किस नाम से जाना जाता है बच्चों? हैलोजन वाला में पढ़ते ना, वर्ग 17 वाला में जानते हो ना, वर्ग 17 वाले समूह में कौन सा बताओ बच्चों? हैलोजन नाम से जानते हैं ना इसको। कौन सा सर? हैलोजन वाला नाम हो जाता है। इसका नाम कौन सा है सर? हैलोजन हो जाता है, जिसमें कि हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन यही सब होता है ना, हैलोजन वाला हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 66 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सा अक्रिय गैस है? यहाँ पे एक अक्रिय गैस पूछा बच्चों। लो आपके सामने एग्जांपल ही रख देते हैं। हीलियम हुआ, नियोन हुआ, आर्गन हुआ, क्रिप्टॉन हुआ, जेनोन हुआ, रेडॉन हुआ, यही सब होता है ना बच्चों। यानी कि सर यहाँ पे नियोन हमें दिखाई दे रहा है, राइट आंसर भी होगा। ये भाई ये जेनोन नहीं जिंक है, ये मत लगाना, ये सब नहीं होने वाला है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो 67 नंबर सवाल देखो, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो बच्चों याद करो, जस्ट हमने किस में बताया होगा? हाँ 4 नंबर क्वेश्चन में हमने बताया था ना। क्या बताया था बच्चों? कि अगर देखो प्राइमरी अल्कोहल का यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराते हैं, ये क्या बनाए थे बच्चों? RCH2। यहां समझने वाली बात है बच्चों, RCH2H का अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं सर, तो ये हमारा बनता है RCHO बन जाता है। और अगर अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं सर, तो ये हमारा COOH बनता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि हमें यही पूछा गया। देखो बच्चों पढ़ो एक बार, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होगा? एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराए ना बच्चों, RCOOH प्राप्त, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। बच्चा पार्टी को समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया बच्चों? एक बार चैट सेक्शन में हमें बताओ। एक बार क्लास के लाइक वाले बटन को दबाओ ना बच्चा पार्टी, भूल जाते हो क्लास को लाइक करने के लिए, जल्दी से क्लास को लाइक कर लो। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग हमारा मोटिवेशन हो और हम आपके। देखो क्या रहा, NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है बच्चों? हमने क्या बताया, जिसका निकालना उसे x मान लो। अब प्लस में क्या करोगे, CO का कोड ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता, 0 गुना में कितना है? 4 है सर, 4 लिख दो। 4 है, 4 बराबर में 0, यानी कि x 4 गुना 0 बराबर 0, तो प्लस में 0 बराबर 0, इसीलिए x बराबर सर 0। यही वाला बात है, तो राइट आंसर ए लगा देते हैं। और बच्चों ये प्रश्न बता देना, एकदम सदियों से पूछा आ रहा है, बहुत दिन से पूछा आ रहा है, मानो तो एकदम बहुत दिन से आ रहा है बच्चा पार्टी। चलो 69 नंबर सवाल देखो, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण होता है? हमने तो पढ़ा है ना बच्चों, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो होता है वो फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा होता है। यानी कि हमें लगता है कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और आज के क्लास का लास्ट सवाल की ओर ये रहा आपके सामने, बताओ लोहे का कौन सा अयस्क है? इतना आसान सा सवाल है, अगर बच्चों इसका हम नाम लिख दे तो और भी मजा आ जाएगा। इसका नाम होता है हेमेटाइट। क्या होता है सर? Fe2O3 जो होता है, इसका नाम सर क्या होता है? हेमेटाइट होता है। अब Fe3O4 का नाम क्या है सर? इसका नाम होता है मैग्नेटाइट। एकदम बच्चों याद रखना, ये सूत्र भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में तो लगा क्या होगे, इसका नाम है सर मैग्नेटाइट। ये FeCO3 जो होता है सर, इसका नाम होता है सीडेराइट। क्या होगा सर? सीडेराइट होता है। अब देखो लोहे का अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ये सारा का सारा होगा। लेकिन बच्चा पार्टी एक मेन बात बताए, अगर लोहे का मुख्य अयस्क पूछता तो सिर्फ हम हेमेटाइट को लगाते, लेकिन यहाँ पे सारा का सारा होगा, क्योंकि यहाँ पे लोहा का अयस्क पूछा। ये सब हो जाएगा राइट आंसर, बिल्कुल आंसर डी हो जाएगा बच्चों। ओके तो चलो बच्चा पार्टी, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसलिए सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो बच्चों, डेली क्लास करना चाहते हो ना, शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे तैयार रहिएगा। ओके बच्चों, इसलिए सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बच्चा पार्टी ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे विद्या आनंद सर्च करके वहां पे ज्वाइन हो जाना बच्चों। ओके मिलते हैं फिर अगले क्लास में। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, आप कमेंट करके करो बच्चा पार्टी, हम उसको सॉल्व करने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं, क्योंकि आपका सेवा करेंगे ना भाई, एकदम बहुत अच्छा नंबर लेके आओगे। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और सारे प्रश्नों को याद तो कर लीजिएगा। ओके मिलते हैं फिर।